एक सपना सच में दुनिया का नक्शा बदल सकता है? क्या एक इंसान की सोच पूरी कौम की किस्मत लिख सकती है? अगर आप किसी चीज को पूरे दिल से चाहें तो वो सपना सच हो सकता है। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं, बल्कि एक ऐसे सोच की ताकत है जिसने इतिहास बदल दिया। ये कहानी है थियोडोर हर्जल और डेविड बैन की, उस शख्स की जिन्होंने दुनिया भर में बिखरे यहूदियों को एक सपना दिया, अपना देश, अपनी पहचान और सुरक्षित भविष्य का सपना। उन्होंने विश्वास जगाया कि अगर सब एक साथ हों तो असंभव भी संभव हो सकता है, लेकिन हर सपना देखने वाला उसे पूरा नहीं कर पाता। हर्जल के इस सपने को सच किया डेविड बेन गुरियन ने। अपने मजबूत इरादे, मेहनत और संघर्ष से उन्होंने इजराइल की स्थापना की और इसी वजह से उन्हें देश का राष्ट्रपिता कहा गया। ये सिर्फ दो नेताओं की कहानी नहीं, बल्कि एक सपने, संघर्ष और एक राष्ट्र निर्माण की असली कहानी है। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 50। 16 अक्टूबर 1886 को पोलैंड के एक छोटे से शहर पोलोस्क में एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम डेविड ग्रून रखा गया। उस समय पोलैंड आज की तरह एक स्वतंत्र देश नहीं था, बल्कि वो रूसी साम्राज्य का हिस्सा था। दुनिया उस दौर में तेजी से बदल रही थी। यूरोप में औद्योगिक क्रांति चल रही थी, नई मशीनें आ रही थी, शहर बढ़ रहे थे और अलग अलग देशों में राष्ट्रवाद की भावना मजबूत हो रही थी। लेकिन इन बड़े बदलावों के बीच यहूदियों के लिए जीवन बहुत कठिन और डर से भरा हुआ था। रूस और उसके अधीन इलाकों में यहूदियों के खिलाफ गहरी नफरत फैली हुई थी, जिसे एंटी सेमिटिज्म कहा जाता है। यहूदियों को बराबरी का दर्जा नहीं मिलता था, उन्हें पूरे देश में कहीं भी रहने की आज़ादी नहीं थी। सरकार ने उन्हें एक तय इलाके में रहने के लिए मजबूर कर दिया था, जिसे पेल ऑफ सेटलमेंट कहा जाता था। इन इलाकों में ज्यादातर लोग गरीब थे, काम के अवसर कम थे और जीवन बहुत ज्यादा कठिनाइयों से भरा हुआ था। यहूदी समुदाय अलग थलग रहता था और हमेशा असुरक्षित महसूस करता था। स्थिति और भी भयानक तब हो गई थी जब 1881 से 1882 के दौरान रूस में बड़े बड़े पोग्राम हुए थे, यानी कि भीड़ द्वारा यहूदियों पर हमला करना, उनके घर और दुकानों को लूटना, तोड़फोड़ करना और कई बार लोगों को मार देना। इन हमलों ने पूरे यहूदी समाज को हिलाकर रख दिया था। भले ही 1886 तक कुछ साल बीत चुके थे, लेकिन उस समय भी अलग अलग जगहों से ऐसे हमलों और हिंसा की खबरें आती रहती थी। लोग हमेशा डर में रहते थे कि ना जाने कब फिर से हमला हो जाए। यहूदियों को अच्छी नौकरियां नहीं मिलती थी, कई पेशों में उनके काम करने पर रोक थी, वे अलग मोहल्ले में रहते थे और समाज में उन्हें बराबरी की नज़र से बिल्कुल भी नहीं देखा जाता था। उनके साथ भेदभाव आम बात थी। गरीबी, असुरक्षा और लगातार खतरे के माहौल ने यहूदियों के जीवन को बहुत मुश्किल बना दिया था। इन्हीं हालातों के कारण यहूदियों के बीच एक नया विचार तेजी से फैलने लगा। ये विचार था जायोनिज्म, यानी कि दुनिया भर में बिखरे यहूदियों को अपना एक अलग देश मिलना चाहिए, जहां वे सुरक्षित और सम्मान के साथ रह सके। लोगों को लगने लगा था कि जब तक उनका अपना देश नहीं होगा, तब तक उनकी स्थिति नहीं बदलेगी। इस आंदोलन को मजबूत करने वालों में थियोडोर हर्जल जैसे नेता शामिल थे। वे एक पत्रकार और लेखक थे। उनका जन्म 2 मई 1860 को बुडापेस्ट में हुआ था। उनका साफ कहना था, यहूदियों को अपना देश चाहिए। उनका मानना था कि यहूदियों की समस्याओं का स्थायी समाधान तभी हो सकता है जब उनका अपना राष्ट्र हो। 1886 में उन्होंने द जूइश स्टेट नाम की किताब लिखी, जिसमें एक स्वतंत्र यहूदी देश की बात कही। 1887 में उन्होंने स्विट्जरलैंड के बासेल में पहली जियोनिस्ट कांग्रेस आयोजित की और विश्व जियोनिस्ट संगठन की स्थापना की। उनका मानना था कि अगर आप किसी चीज को पूरे दिल से चाहें और उसके लिए मेहनत करें तो वो सपना सच हो सकता है। उन्होंने कई देशों के नेताओं से बात की ताकि यहूदियों को फिलिस्तीन में रहने की जगह मिल सके। 1899 में जेरूसलम के पूर्व मेयर यूसुफुद्दिया अल खालिदी ने थियोडोर हर्जल को पत्र लिखकर चेतावनी दी कि फिलिस्तीन पहले से बसा हुआ है और यहूदियों को कहीं और जगह ढूंढनी चाहिए, वरना संघर्ष होगा। लेकिन 3 जुलाई 1904 को सिर्फ 44 साल की उम्र में उनका निधन हो गया।
हालांकि वे इजराइल बनते नहीं देख पाए, लेकिन उनके प्रयासों और सोच ने 1948 में इजराइल के निर्माण की नींव रखी। इसीलिए उन्हें इजराइल का दूरदर्शी और आध्यात्मिक पिता कहा जाता है। डेविड बेन गुरियन ने खुद कहा था कि उनकी हर्जल से कभी मुलाकात नहीं हुई और उन्होंने कभी हर्जल को सामने से नहीं देखा, लेकिन इसके बावजूद वे हर्जल को अपना सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत मानते थे। उन्होंने अपनी मेमोरीज जो 1970 में प्रकाशित हुई थी, उसमें लिखा है कि जब वे करीब 10 साल के थे तब उन्होंने पहली बार हर्जल के बारे में सुना था। उस समय लोग उन्हें एक महान नेता की तरह मानते थे। हर्जल की मौत की खबर सुनकर उन्हें बहुत दुख हुआ। बेन गुरियन उन्हें एक बड़े दूरदर्शी नेता मानते थे और कहते थे कि उनके विचार हमेशा याद रखे जाएंगे। यहीं से बेन गुरियन ने ये ठान लिया कि अब यहूदियों को उनको फिलिस्तीन दिलाना है। इसी डर, असुरक्षा, गरीबी और बदलते विचारों वाले माहौल में डेविड ग्रून का बचपन शुरू हुआ। जिस दुनिया में उनका जन्म हुआ वो सिर्फ एक बच्चे की सामान्य दुनिया नहीं थी, बल्कि संघर्ष, डर और एक बड़े सपने की दुनिया थी। एक ऐसे भविष्य का सपना जहां यहूदियों का अपना घर और अपना देश हो। डेविड ग्रून के पिता का नाम अविगदोर ग्रून था, जिनका जन्म 26 नवंबर 1857 को पोलैंड के पोलोस्क शहर में हुआ था। वे पेशे से वकील थे, लेकिन सिर्फ वकालत ही नहीं करते थे, बल्कि अपने समाज और लोगों के लिए भी हमेशा खड़े रहते थे। पोलोस्क में वे होबेबी जियोन यानी कि जायोन से प्रेम करने वाले आंदोलन के नेता थे। यह आंदोलन यहूदियों को प्रेरित करता था कि वे अपने पुराने वतन फिलिस्तीन में वापस जाएं और वहां अपना भविष्य बनाएं। अविगदोर इस विचार के बहुत बड़े समर्थक थे। उन्होंने पोलोस्क में एक हिब्रू स्कूल भी खोला, जहां बच्चों को सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि यहूदी इतिहास, हिब्रू भाषा और जायोनिज्म के विचार भी सिखाए जाते थे। वे बहुत मेहनती, अनुशासित और अपने उद्देश्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित व्यक्ति थे और इसी माहौल में डेविड का बचपन बीत रहा था। डेविड की मां का नाम शेइडेल ब्रॉइटमैन था, जिनका जन्म 19 नवंबर 1854 को हुआ था। उनकी शादी 9 अप्रैल 1876 को अविगदोर ग्रून से हुई। शेइडेल एक सरल, प्यार करने वाली और परिवार को संभालने वाली महिला थी। वे पूरे घर की जिम्मेदारी उठाती थी और बच्चों को बहुत प्यार से पालती थी। लेकिन किस्मत ने इस परिवार को एक बड़ा दुख दे दिया। 7 फरवरी 1898 को जब डेविड केवल 11 साल के थे तो उनकी मां की मृत्यु हो गई। उनकी मौत बच्चे के जन्म के बाद हुए संक्रमण के कारण हुई थी। ये घटना डेविड के जीवन का एक बहुत बड़ा झटका थी। बाद में उन्होंने खुद कहा था, मां की मौत के बाद जीवन बेमानी लगने लगा। इतनी कम उम्र में मां को खो देना उनके दिल पर गहरा असर छोड़ गया। परिवार बड़ा था, कुल 18 बच्चे थे, लेकिन उनमें से केवल 5 ही बड़े होकर जीवित रह पाए। डेविड सबसे छोटे 3 बेटों में से एक थे। उनके बड़े भाइयों के नाम अब्राहम ग्रून और मिशेल ग्रून थे। उनकी 2 बहनें भी थी, जिनके नाम रिबका और त्योस्पोरा थे। मां की मृत्यु के बाद परिवार को संभालना मुश्किल हो गया, इसीलिए कुछ समय बाद अविगदोर ने दूसरी शादी कर ली ताकि बच्चों की देखभाल ठीक से हो सके। डेविड ग्रून का बचपन ऐसे माहौल में बीता जहां पढ़ाई के साथ साथ उन्हें अपनी पहचान, इतिहास और भविष्य के बारे में भी गहराई से सिखाया जाता था। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई अपने पिता अविगदोर ग्रून के हिब्रू स्कूल में ही की। वहां उन्होंने हिब्रू भाषा, बाइबल और यहूदी इतिहास पढ़ा। स्कूल सिर्फ किताबों की पढ़ाई तक सीमित नहीं था, बल्कि एक तरह की सोच और पहचान बनाने की जगह भी थी। उनके पिता उन्हें अक्सर जायोनिज्म से जुड़ी कहानियां सुनाते थे, यहूदियों के पुराने वतन, उनके संघर्ष और एक दिन अपने देश में लौटने के सपने की बातें। इन कहानियों का डेविड के मन पर गहरा असर पड़ा और छोटी सी उम्र में ही उनके अंदर एक बड़ा उद्देश्य बनने लगा। लगभग 1900 के आसपास जब डेविड करीब 14 साल के थे, तब उन्होंने अपने कुछ दोस्तों श्लोमो जेमाच, शमुएल फुक्स और श्लोमो लेवकोविच के साथ मिलकर एक संगठन बनाया जिसका नाम था एजरा सोसाइटी। इस क्लब का मकसद था युवाओं को हिब्रू भाषा सिखाना और उन्हें मानसिक और व्यवहारिक रूप से फिलिस्तीन जाने के लिए तैयार करना। इतनी कम उम्र में ही डेविड और उनके दोस्त अपने भविष्य को सिर्फ अपने शहर या देश तक सीमित नहीं देख रहे थे, बल्कि वे एक बड़े राष्ट्रीय लक्ष्य के बारे में सोचने लगे थे। फिर अप्रैल 1903 में रूसी साम्राज्य के बेसारविया, जो आज का मोल्दोवा है, उसकी राजधानी किशिनेव में एक ऐसी घटना हुई जिसने डेविड की सोच को और ज्यादा मजबूत और गंभीर बना दिया।
यहूदियों के खिलाफ एक बहुत ही हिंसक दंगा हुआ जिसे किश्नेव पोग्रोम कहा जाता है। ये घटना ईस्टर के समय 19 से 21 अप्रैल 1903 के बीच 2 से 3 दिनों तक चली। इस दंगे की वजह एक झूठी अफवाह थी जिसमें कहा गया कि यहूदियों ने एक ईसाई बच्चे का खून धार्मिक काम के लिए इस्तेमाल किया है। इस तरह के झूठे आरोप को ब्लड लिबेल कहा जाता है। स्थानीय अखबारों ने भी इन अफवाहों को फैलाया जिससे हिंसा और बढ़ गई। इस दंगे में लगभग 47 से 49 यहूदियों की हत्या कर दी गई, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। सैकड़ों महिलाओं और लड़कियों के साथ अत्याचार हुआ। करीब 92 लोग गंभीर रूप से घायल हुए और 500 से ज्यादा लोगों को हल्की चोटें आई। दंगाइयों ने 1500 से ज्यादा घर और दुकानों को लूट लिया, तोड़फोड़ कर दी और जला दिया, जिससे हजारों लोग बेघर हो गए। शुरुआत में पुलिस और सेना ने दंगों को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया, बल्कि कुछ लोगों पर हिंसा बढ़ाने के आरोप भी लगे। ये घटना पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी और इससे यहूदियों की सुरक्षा को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ गई। किशिनेव पोग्रोम ने थियोडोर हर्जल को बहुत प्रभावित किया, जिसके बाद उन्हें ये महसूस हुआ कि रूसी साम्राज्य के यहूदियों को तुरंत ही शरण की बहुत जरूरत है। उन्हें यह भी महसूस हुआ कि ऑटोमन साम्राज्य की मंजूरी न मिलने के कारण फिलिस्तीन में यहूदी राज्य बनने में बहुत देर हो रही है। इसीलिए यहूदियों के लिए जल्दी कुछ सुरक्षित स्थान ढूंढना जरूरी है। इसी वजह से हर्जल ने 23 अगस्त 1903 को स्विट्जरलैंड के बासेल शहर में छठी जियोनिस्ट कांग्रेस बुलाई। ये हर्जल के जीवन की आखिरी कांग्रेस थी। इस बैठक में करीब 600 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस कांग्रेस का सबसे बड़ा और सबसे विवादित मुद्दा उगांडा योजना था। ब्रिटिश सरकार ने प्रस्ताव दिया था कि ब्रिटिश ईस्ट अफ्रीका, जो आज के केन्या का हिस्सा है, खासकर उसाइन गिशु क्षेत्र, उसमें यहूदियों को बसने के लिए उनका खुद का एक सुरक्षित इलाका दिया जा सकता है जहां वे बिना डरे रह सकें। हर्जल ने इस योजना को केवल टेम्परेरी तौर पर ही माना ताकि रूस में हो रही हिंसा से भागकर आने वाले यहूदियों को तुरंत सुरक्षा मिल सके। उन्होंने साफ कहा कि जियोनिस्ट आंदोलन का असली और अंतिम लक्ष्य फिलिस्तीन में यहूदी राज्य की स्थापना ही है। जब हर्जल ने ये योजना कांग्रेस में पेश की तो इसका काफी विरोध हुआ। खासकर रूस और पूर्वी यूरोप से आए प्रतिनिधि बहुत नाराज थे। उनका मानना था कि ये योजना बासेल प्रोग्राम के खिलाफ है, क्योंकि बासेल प्रोग्राम का लक्ष्य सिर्फ फिलिस्तीन में यहूदी राष्ट्र बनाना था। उन्हें लगा कि उगांडा योजना उस मूल लक्ष्य से हटना है और आंदोलन के साथ एक तरह का समझौता या धोखा है। लंबी और तीखी बहस के बाद इस पर वोटिंग कराई गई। लगभग 295 प्रतिनिधियों ने योजना के पक्ष में वोट दिया, जबकि 178 ने इसके खिलाफ वोट किया। कुछ स्रोतों के अनुसार करीब 98 लोगों ने वोट नहीं दिया। अंत में ये फैसला लिया गया कि एक जांच दल उस इलाके में जाकर देखेगा कि वहां बसने की स्थिति, रहने की स्थिति कैसी है, क्या वो यहूदियों के लिए सही जगह है या फिर नहीं। लेकिन इस फैसले के बाद विरोध और बढ़ गया। रूसी प्रतिनिधियों का एक बड़ा समूह गुस्से में कांग्रेस छोड़कर बाहर चला गया। इस घटना से जियोनिस्ट आंदोलन के अंदर बड़ी दरार पैदा हो गई। बाद में जांच दल वहां गया, लेकिन उसकी रिपोर्ट अच्छी नहीं रही। इलाके को बसने के लिए पूरी तरह से उपयुक्त नहीं माना गया। डेविड को किश्नेव पोग्रोम की हिंसा और युगांडा योजना की खबर ने अंदर तक झकझोर कर रख दिया। उन्हें लगा कि सिर्फ सपने देखने या बातें करने से कुछ नहीं बदलेगा। उस समय उन्होंने ये ठान कर कहा, अब सिर्फ बातें नहीं, काम करना होगा। ये उनके जीवन के सोच और दिशा बदलने वाला पल था। इसके बाद 1904 में डेविड अपने छोटे शहर से निकलकर वारसा चले गए, जो उस समय एक बड़ा और राजनीतिक रूप से सक्रिय शहर था। वहां उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और साथ ही राजनीतिक गतिविधियों में भी हिस्सा लेना शुरू किया। उन्होंने पोआले जियोन नाम की एक पार्टी ज्वाइन की, जिसका मतलब था जायोन के मजदूर। ये एक समाजवादी जायोनिस्ट संगठन था जो यहूदियों के राष्ट्र हर के साथ साथ सामाजिक समानता और मजदूरों के अधिकारों की भी बात करता था। उधर फिलिस्तीन में यहूदियों की संख्या बढ़ती जा रही थी। फिलिस्तीन की कुल आबादी उस समय लगभग 6 लाख थी, जिसमें यहूदियों की संख्या सिर्फ 5 से 6% यानी कि करीब 50,000 थी और बाकी ज्यादातर अरब यानी कि मुस्लिम और ईसाई थे। इसी बीच डेविड को खबर मिली कि 3 जुलाई 1904 को सिर्फ 44 साल की उम्र में हर्जल का निधन हो गया, जिसने डेविड को तोड़ दिया। लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने सोच लिया कि अब हर्जल का ये सपना उनको पूरा करना है। वारसो में रहते हुए डेविड सिर्फ विचारों तक सीमित नहीं रहे। जब 1905 की रूसी क्रांति शुरू हुई तो वे उसमें भी शामिल हो गए। इस आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। ये उनके जीवन का एक और कठिन लेकिन महत्वपूर्ण अनुभव था। वहीं
1905 में हुई 7वीं जियोनिस्ट कांग्रेस में युगांडा योजना को पूरी तरह से खारिज भी कर दिया गया। इन सभी घटनाओं, पोग्राम की हिंसा, राजनीतिक संघर्ष और गिरफ्तारी के बाद डेविड के मन में एक बात पूरी तरह साफ हो गई। उन्होंने 1906 में ये बड़ा फैसला किया कि अब उन्हें सिर्फ आंदोलन या बहस नहीं करनी है, बल्कि अपने सपने को सच करने के लिए सीधे कदम उठाना है। इसीलिए उन्होंने तय किया कि उन्हें फिलिस्तीन जाना है और वहीं अपने लोगों के भविष्य के लिए काम करना है। यही फैसला आगे चलकर उनके जीवन की सबसे बड़ी दिशा बनने वाला था। अगस्त 1906 में केवल 20 साल की उम्र में डेविड बेन ने ओडेसा से जहाज पकड़ा। ये जहाज उन रूसी यहूदियों को लेकर जा रहा था जो अपने पुराने वतन में नई जिंदगी शुरू करने का सपना लेकर निकल पड़े। इस यात्रा में डेविड अकेले नहीं थे, उनके साथ उनकी पहली मोहब्बत राचेल नेल्किन भी थी, जो लोस्ट की एक सुंदर और समझदार लड़की मानी जाती थी। इस सफर में डेविड के पुराने और करीबी दोस्त श्लोमो और जेमाज भी उनके साथ थे। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, नए जीवन की शुरुआत थी। लंबी समुद्री यात्रा के बाद 7 सितंबर 1906 को उनका जहाज फिलिस्तीन के जाफा पोर्ट पर पहुंचा। जब डेविड वहां उतरे तो वो पल उनके लिए बेहद भावुक और यादगार था। उन्होंने बाद में अपने अनुभव को याद करते हुए कहा, जाफा पहुंचते ही खुशी से दिल भर आया। ये वही जमीन थी जिसके बारे में उन्होंने बचपन से सुना था, जिसके लिए उन्होंने सपने देखे थे और जिसके लिए वे अपना जीवन समर्पित करना चाहते थे। जाफा पहुंचने के बाद उन्होंने आराम करने या किसी आसान काम की तलाश नहीं की। वे वहां से पैदल चलते हुए पेटाहा तिकवा पहुंचे, जो उस समय एक कृषि बस्ती थी। वहां उन्होंने खेतों में साधारण मजदूर की तरह काम करना शुरू किया। पोलैंड से आए यहूदियों की खूब डिमांड थी। उन्हें दूसरों के मुकाबले ज्यादा मजबूत और मेहनती माना जाता था, लेकिन डेविड की जीएफ राचेल इसमें पीछे छूट रही थी। उसको लेकर उनका खूब मजाक उड़ाया जाता था और उन्हें ताने भी दिए जाते थे, लेकिन डेविड ने कभी भी राचेल की साइड नहीं ली और उल्टा राचेल पर ही गुस्सा करते थे। इसी वजह से दोनों का ब्रेकअप भी हो गया। कुछ समय बाद राचेल ने ये चेज़केल बेइत हलाखमी नाम के एक व्यक्ति से शादी कर ली, जो उनका पूरा साथ देते थे। डेविड को इससे धक्का तो लगा, लेकिन उनके लिए उनका मिशन ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इसके बाद वे जिक्रोन याकूब गए, जहां उन्होंने अंगूर से वाइन बनाने का काम किया। 1907 में डेविड अपने दोस्त श्लोमो की सलाह पर सेजेरा गए, जो आज का स्लानिया गैलेनी में चले गए। सेजेरा एक कृषि प्रशिक्षण फार्म था जहां वे खेतीबाड़ी का काम करते थे। इस समय डेविड पोआले जियोन नाम की जियोनिस्ट और समाजवादी पार्टी में सक्रिय हो गए थे। वे सिर्फ सदस्य बनकर नहीं रहे, बल्कि पार्टी के कामों में आगे बढ़कर हिस्सा लेने लगे। उसी साल पार्टी की एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें डेविड ने बहुत ही मजबूती से अपनी बात रखी। उन्होंने ये तय करवाने में अहम भूमिका निभाई कि पार्टी का साफ लक्ष्य होना चाहिए इस भूमि में यहूदी लोगों की राजनीतिक स्वतंत्रता। फिलिस्तीन में काम करते हुए डेविड की मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जो आगे चलकर उनके जीवन का बहुत करीबी साथी बना। उनका नाम था इत्साक बेन जबी, जो बाद में इजराइल के दूसरे राष्ट्रपति भी बने। दोनों के विचार और लक्ष्य एक जैसे थे, इसीलिए उनकी दोस्ती जल्दी ही बहुत गहरी हो गई। अपने भविष्य को मजबूत बनाने और अपने लोगों के अधिकारों के लिए बेहतर तरीके से काम करने के लिए दोनों साथ में इस्तांबुल गए और वहां कानून की पढ़ाई शुरू की। इसी समय 1909 में डेविड ने अपना नाम बदलकर डेविड बेन गुरियन रख लिया। ये नाम उन्होंने प्राचीन यहूदी इतिहास के एक बहादुर योद्धा योसेफ बेन गुरियन से प्रेरित होकर चुना। ये सिर्फ नाम बदलना नहीं था, बल्कि एक नई पहचान और बड़े उद्देश्य से आगे बढ़ने का प्रतीक था। उसी साल यानी 1909 में वे होशोमेर नाम के एक संगठन के संस्थापकों में भी शामिल हुए। ये एक सुरक्षा दल था जिसका काम यहूदी बस्तियों और किसानों की रक्षा करना था, क्योंकि उस समय वहां सुरक्षा की स्थिति बहुत कमजोर थी और लोगों को अपनी रक्षा खुद करनी पड़ती थी। इसके बाद 1910 में उनकी मेहनत, सोच और संगठन की क्षमता को देखते हुए उन्हें पार्टी के अखबार अहदूत का पहला संपादक बनाया गया। इस जिम्मेदारी के जरिए वे अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने लगे और आंदोलन को और मजबूत करने में जुट गए। इस तरह डेविड बेन गुरियन धीरे धीरे एक साधारण कार्यकर्ता से एक प्रभावशाली नेता और विचारक बनते जा रहे थे। साल 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया। उस समय फिलिस्तीन पर तुर्की यानी कि उस्मानी साम्राज्य का शासन था। युद्ध के दौरान तुर्की सरकार को जायोनिस्ट लोगों पर शक होने लगा, क्योंकि उन्हें डर था कि ये लोग उनके खिलाफ काम कर सकते हैं। इसी शक की वजह से डेविड बेन गुरियन को गिरफ्तार कर लिया गया
और बाद में उन्हें फिलिस्तीन से बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद 1915 में वे अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में पहुंच गए। वहां उनका जीवन एक नए मोड़ पर आया। न्यूयॉर्क में उनकी मुलाकात पॉलिन मुनवेइस से हुई, जो एक रूसी यहूदी महिला थी। दोनों एक दूसरे को समझने लगे और उनके बीच नजदीकियां बढ़ी। फिर 1917 में दोनों ने शादी कर ली। आगे चलकर उनके 3 बच्चे हुए, गेउला, अमूस और रे। अमेरिका में रहते हुए भी बेन गुरियन अपने उद्देश्य को नहीं भूले। उन्होंने वहां वाले जियोन संगठन को मजबूत करने का काम किया और लोगों को यहूदियों के भविष्य और उनके अपने देश के सपने के लिए तैयार करते रहे। इसी दौरान एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक घटना हुई। 2 नवंबर 1917 को ब्रिटेन ने बाल्फोर घोषणा जारी की। इसमें यह कहा गया कि फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए एक राष्ट्रीय घर बनाने का समर्थन किया जाएगा। इस खबर ने दुनिया के जायोनिस्ट में एक नई उम्मीद जगा दी और बेन गुरियन भी इससे बहुत खुश हुए। इसके बाद उन्होंने सिर्फ संगठन का काम ही नहीं किया, बल्कि सीधे सैन्य सेवा में भी हिस्सा लिया। वे यहूदी सेना में शामिल हो गए, जो ब्रिटिश सेना के साथ मिलकर काम कर रही थी। उनका मकसद था कि युद्ध के बाद फिलिस्तीन में यहूदियों के भविष्य को मजबूत किया जा सके। युद्ध के अंत के बाद 1918 में बेन गुरियन फिर से फिलिस्तीन वापस लौटे। इस तरह उनका संघर्ष, जो कभी खेतों से शुरू हुआ था, अब राजनीतिक, सामाजिक और सैन्य स्तर तक पहुंच चुका था और वे अपने बड़े लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे। फिलिस्तीन लौटने के बाद डेविड बेन गुरियन ने 1920 में हस्ताद्रुत नाम का एक बड़ा मजदूर संगठन बनाया। ये सिर्फ एक मजदूर यूनियन नहीं था, बल्कि एक पूरा सिस्टम जैसा था। इसके तहत मजदूरों और उनके परिवारों के लिए स्कूल खोले गए, अस्पताल बनाए गए, बैंक की सुविधा दी गई और बस्तियों की सुरक्षा का इंतजाम भी किया गया। इसके बाद 1930 में बेन गुरियन ने मपाई पार्टी बनाई। ये एक राजनीतिक पार्टी थी जिसने आगे चलकर यहूदी राजनीति में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। फिर 1935 में उन्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली। वे यहूदी एजेंसी के प्रमुख बना दिए गए। ये संस्था दुनिया भर के यहूदियों को फिलिस्तीन लाने, वहां बसाने का काम करती थी। इस पद पर रहते हुए बेन गुरियन ने हर स्तर पर काम किया। उन्हें नए लोगों को बसाने में मदद की, किबुत्स यानी कि सामूहिक खेती और रहने वाली बस्तियां बनवाई और यहूदी समुदाय को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत किया। साथ ही उन्होंने सुरक्षा पर भी खास ध्यान दिया और यहूदियों की रक्षा के लिए हगाना नाम की रक्षा सेना को मजबूत किया। इसी दौरान 1936 से 1939 के बीच फिलिस्तीन में बड़ा अरब विद्रोह हुआ। हालात बहुत तनावपूर्ण हो गए थे और संघर्ष की स्थिति बन गई थी। इस दौर में बेन गुरियन और उनके साथियों को कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा और अपने लोगों की सुरक्षा और अधिकारों के लिए ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ भी उतरना पड़ा। इस तरह बेन गुरियन धीरे धीरे एक ऐसे नेता बन गए जो छोटे बड़े हर काम में लगे रहते थे, चाहे वो मजदूरों की मदद हो, नई बस्तियां बसाना हो, लोगों को लाना हो या सुरक्षा और राजनीति को मजबूत करना। यही मेहनत आगे चलकर एक नए देश की नींव बनाने वाली थी। साल 1939 से 1945 के बीच दुनिया ने एक बहुत भयानक दौर देखा, जिसे होलोकॉस्ट कहा जाता है। इस समय नाजी जर्मनी ने यूरोप में यहूदियों पर अत्याचार किए और लगभग 60 लाख यहूदियों की हत्या कर दी गई। ये घटना पूरे यहूदी समाज के लिए बहुत बड़ा दर्द और सदमा थी। इस त्रासदी ने डेविड बेन गुरियन और बाकी जायोनिस्ट नेताओं को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर यहूदियों के पास अपना देश नहीं होगा तो उनकी सुरक्षा कभी पक्की नहीं हो सकती। तभी बेन गुरियन ने साफ शब्दों में कहा, अब हमें अपना देश चाहिए। इसी सोच के साथ 1942 में अमेरिका में हुई बिल्टमोर कॉन्फ्रेंस में पहली बार खुलकर फिलिस्तीन में एक स्वतंत्र यहूदी राज्य की मांग रखी गई। ये एक बहुत बड़ा और साफ राजनीतिक कदम था, जिसने दुनिया का ध्यान इस मुद्दे की तरफ खींचा। इसके बाद कई साल तक चर्चा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बातचीत चलती रही। आखिरकार 29 नवंबर 1947 को संयुक्त राष्ट्र ने एक योजना पास की, जिसमें फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांटने का फैसला लिया गया, एक यहूदी राज्य के लिए और दूसरा अरब राज्य के लिए। इस फैसले ने यहूदियों के अपने देश के सपने को सच होने के बहुत करीब पहुंचा दिया। फिर वो ऐतिहासिक दिन आया जिसका इंतजार कई पीढ़ियों से किया जा रहा था। 14 मई 1948 को तेल अवीव में डेविड बेन गुरियन ने आधिकारिक रूप से इजराइल की आज़ादी की घोषणा कर दी। इसी के साथ दुनिया के नक्शे पर एक नए देश का जन्म हुआ और यहूदियों को अपना राष्ट्र बनने का सपना सच हो गया।
14 मई 1948 को जैसे ही इजराइल की आज़ादी की घोषणा हुई, उसके अगले ही दिन 15 मई 1948 को कई अरब देशों ने मिलकर इजराइल पर हमला कर दिया। ऐसे समय में डेविड बेन गुरियन ने तेजी से कदम उठाए और अलग अलग यहूदी सैन्य समूहों को मिलाकर एक नई राष्ट्रीय सेना बनाई, जिसे IDF यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्स कहा गया। कठिन हालात और कम संसाधनों के बावजूद इजराइल ने युद्ध में जीत हासिल कर ली और अपने अस्तित्व को बचा लिया। इस दौर में बेन गुरियन देश के सबसे बड़े नेता बनकर सामने आए। वे 1948 से 1953 तक और फिर 1955 से 1963 तक इजराइल के प्रधानमंत्री रहे। साथ ही उन्होंने रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाली। उनके नेतृत्व में दुनिया भर से यहूदियों को इजराइल लाने का काम किया गया, जिसे अलियाह कहा जाता है। देश की अर्थव्यवस्था खड़ी की गई, नई बस्तियां बसाई गई और एक नए राष्ट्र को व्यवस्थित रूप से तैयार और खड़ा किया गया। 1956 में एक बड़ा संकट आया, जिसे स्वेज संकट कहा जाता है। उस समय इजराइल और मिस्र के बीच तनाव और लड़ाई की स्थिति बनी हुई थी। हालात मुश्किल थे और देश पर दबाव था, लेकिन ऐसे कठिन समय में भी डेविड बेन गुरियन ने हिम्मत नहीं हारी और मजबूत नेतृत्व के साथ देश को संभाला। इसके बाद कई सालों तक उन्होंने इजराइल को मजबूत बनाने का काम किया, लेकिन लंबे समय तक जिम्मेदारी निभाने के बाद 1963 में उन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। 1970 में डेविड बेन गुरियन ने पूरी तरह राजनीति छोड़ दी, जिसके बाद वे स्दे-बोकेर नाम की एक शांत जगह पर रहने लगे। वहां उन्होंने अपना समय पढ़ने और किताबें लिखने में बिताया। फिर 1 दिसंबर 1973 को 87 साल की उम्र में तेल अवीव में उनका निधन हो गया। उनके काम और योगदान के कारण उन्हें इजराइल का राष्ट्रपिता कहा जाता है। बेन गुरियन की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि बड़ा सपना देखने के लिए बड़ा होना जरूरी नहीं है, हौसला बड़ा होना चाहिए। एक छोटे शहर से निकलकर उन्होंने मेहनत और मजबूत इरादे से इजराइल की नींव रखी, कई कठिनाइयों का सामना किया। उन्होंने ये साबित कर दिया कि अगर लक्ष्य साफ हो और हार ना मानो तो सपना सच होकर ही रहता है। बेन गुरियन की ये कहानी सुन आप सभी को कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी आपको लगता है कि कोई चीज मिस हो गई है तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।